इस वाले वीडियो में क्विकली कवर करना चाहता था, ये वीडियो नंबर 3 है हमारा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कोड्स। ये कोड्स ने आपको बहुत परेशान किया हुआ है, कोड्स का मायाजाल भी देख लेंगे। क्विकली एक एक करके चलते हैं ना। चलिए, तो नंबर 1, मिनिमम एज 31 दिसंबर 2022 को आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। दिस इज हाउ दे इंश्योर कि जनवरी में हुआ या मार्च में हुआ बच्चा पैदा, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ये रूल है, मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट यह है। यदि आप 17 साल के हैं 31 दिसंबर 2022 को, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी उम्र तक नीट का एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश क्लास 12th में। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं क्लास 12th, क्योंकि ये प्राइवेट कैंडिडेट्स अभी भी एलिजिबल हैं। यदि आपने 11th में आपके पास नहीं था, 12th में आपके पास नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री था, बायो नहीं था, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं था, आप कॉमर्स स्टूडेंट थे, आप NIOS से एडमिशन लेके 1 साल आप पढ़ के इन्हें पास कर सकते हैं, यू बिकम एलिजिबल फॉर नीट। तो प्राइवेट कैंडिडेट वाली चीज हो गई। चौथी चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और जो भी आपके पास सब्जेक्ट था 12th में, उस सब में पास होना जरूरी है। PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्रीगेट जनरल और EWS के लिए 50% और बाकी कैटेगरीज SC ST OBC के लिए 40%, ठीक है। यहां पे एक चीज समझ लीजिए, दिस रूल ऑल्सो अप्लाइज इन एम्स एंड जिपमर। उनका कोई सेपरेट क्राइटेरिया नहीं होगा। दिस इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। PCB एग्रीगेट का मतलब क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, सब 100 नंबर के हैं। इसमें आपके 46 मार्क्स है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपके 54 मार्क्स हैं और बायो में आपके 51 मार्क्स हैं, या लेट्स से 50 मार्क्स हैं। तो टोटल आपका 150 हो गया आउट ऑफ 300। तो आप एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपका 50 के ऊपर होना चाहिए, ये एग्रीगेट बोल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, छठी चीज, एक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट का लिखा हुआ है अपलोड में, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो OCI या फॉरेन नेशनल्स है, जो यहां पे नहीं रहते। तो मैंने लिखा है यहाँ पे रेजिडेंट इंडियंस के लिए नहीं है, जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए नहीं है, जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनको अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिखाना है, ठीक है। 7वीं चीज, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा अभी अवेलेबल नहीं है। वहां पे ये लिखा हुआ है कि डिस्कशन है, चल रहा है और हो सकता है अवेलेबल हो जाए, पर अभी अवेलेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजेस में कर सकते हैं अप्लाई, और एम्स और जिपमर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। 8वीं चीज, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के स्टूडेंट्स एलिजिबल है ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है। प्रॉबेबली इसका लॉजिक ये होगा कि लद्दाख के अंदर अभी मेडिकल कॉलेज है नहीं, तो इस वजह से यूनियन टेरिटरी लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए कर दिया। फाइनली हम OBC की बात करें तो OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर जो सेंट्रल लिस्ट है, उसमें जो लोग लिस्टेड हैं वो ही एलिजिबल होंगे, क्रीमी लेयर वाले एलिजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला सर्टिफिकेट सेंटर में कोई इशू करेगा। आपका नाम, आपकी कास्ट का नाम उस लिस्ट में होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट। नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे हमने उस सेंट्रल लिस्ट का लिंक डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस लिस्ट को देख सकते हैं। मैं वापस बोल देता हूं, उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में कोई उसे इशू करेगा। इशू आपका लोकल तहसीलदार, लोकल बॉडी, SDM के अंदर जो आता है वो इशू करेंगे। इशू दिल्ली में नहीं होगा। पर ये जो नाम है आपकी कास्ट का, इफ इट इज OBC नॉन क्रीमी लेयर, इट हैज टू बी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वाला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। चलो कोड्स के माया जाल पे चलते हैं। मैंने सिंपल भाषा में लिखा है। पहली चीज तो मतलब है ना, मुझे ये कोड देख के ये समझ में आता है, मुझे एक सीरीज बनानी चाहिए, लकीर के फकीर। ये पिछले ना जाने कितने सालों से चला जा रहा है। इट मेक्स नो सेंस, द लैंग्वेज इज एब्सोल्यूट रबिश, ठीक है। पर क्या करें, आपको कोड भरना पड़ेगा। आप सब लोग परेशान होते हो, बस NTA परेशान नहीं होता। भाषा लिखी हुई है किसी लॉयर ने वहां पे, है ना।
कंफ्यूजिंग। तो कोड 1 है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपीयर हो रहे हैं, आप सीबीएसई से है किसी भी बोर्ड से है, कोड 1 है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपीयर हो रहे हैं। कोड 2 उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 पास कर चुके हैं पर कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, मैं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे भी नहीं समझ में आया था, पहली बार पढ़ा था। आई हैड टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ टर्म्स दे वर यूजिंग देयर, एब्सोल्यूट रबिश, है ना। चलो तीसरा, कोड 3, वो स्टूडेंट जो पीयू बोर्ड पास आउट है, प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड जो साउथ के अंदर होता है, उनके लिए कोड नंबर 3 है। पास आउट है, अपीयरिंग सबके लिए कोड 1 है, पास आउट है पीयू बोर्ड्स वाले उनके लिए 3 है। अब क्यों 3 देने की जरूरत थी, सबको कोड 2 में क्यों नहीं रख सकते थे, पूछो जाके एनटीए से। कोड 4 उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 3 ईयर प्री मेड कोर्स किया, ऐसा कोर्स इंडिया में होता ही नहीं है, जय हो, है ना। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कोड 4 कोई भी ना भरे। और आपको कुछ और समझ में आता है, हो सकता है आई एम रॉन्ग, मैंने जो समझाया वो गलत है, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कोड 5 क्या है, आप फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स में बीएससी, है ना, बीडीएस, जो कुछ भी कोर्सेज हैं जिसमें अब देखिए नवाबी, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो सब्जेक्ट्स हैं, तो अब सवाल ये है कि बीडीएस फर्स्ट ईयर उसके पास ये होता है, कोई देख रहा है तो बताइए, तो कौन सा कोड, क्यों कोड 2 में सब कुछ नहीं हो सकता था, भगवान जाने। कोड 6 जिसने डिग्री कंप्लीट कर ली एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, तो यहां पे तो तीनों सब्जेक्ट मांगे थे, फाइनल ईयर तक आते आते इनमें से 2 सब्जेक्ट बता दो, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये फाइनल ईयर बीएससी टाइप के लिए हो सकता है, बट ऑल ऑफ दीज आर वियर्ड कंडीशंस, ठीक है। और कोड 7 वो है जो स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया है, उन्होंने क्लास 12 का इक्विवेलेंट किया है, जो इंडिया में नहीं है बाहर के उन स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार एक चीज समझ लेते हैं, आप में से काफी सारे लोग इस चीज को लेके परेशान होंगे कि हमारी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन्होंने बोला है कि आपको वो सर्टिफिकेट देना है जो 1 जनवरी 2022 के बाद हो, ठीक है। क्यों ऐसा बोला है, पहले तो ये बात समझ लीजिए। इसलिए ऐसा बोला है कि आप अमीर हो सकते हैं, और आप अमीर हो जाएंगे तो ईडब्ल्यूएस नहीं रहेंगे। इस वजह से एक डेट होती है, एससी एसटी सर्टिफिकेट्स में ऐसा नहीं है, ठीक है, पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ऐसा है, क्योंकि ओबीसी में क्रीमी लेयर होती है फाइनेंशियल बेसिस पे, है ना, और ईडब्ल्यूएस अगेन इट इज बेस्ड ऑन हाउ रिच और पुअर यू आर, करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है 1 जनवरी 2022 के बाद का, पर थैंकफुली एनटीए को यह बात समझ में आती है कि टाइम हमने कम दिया है, हो सकता है बच्चे हैसल हो, तो उन्होंने कहा कि यदि आप अपलोड नहीं कर पा रहे, हालांकि यहां पे भाषा अच्छी हो सकती थी, डिक्लेरेशन इन लू ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। सिमिलरली ओबीसी एनसीएल के लिए भी यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बोल रहे हैं डिक्लेरेशन इन लू ऑफ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स 10B एंड 9B। 9B और 10B को देख लीजिए, यदि आप अपलोड नहीं कर पा रहे तो आप परेशान मत होइए, अपनी नीट की तैयारी करिए, पापा को लगा दीजिए इस वाले काम पे। तो देखिए ये रहा डिक्लेरेशन, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है 9A में, और 9B में क्या बोला है, I understand as per new guideline from Ministry of Personnel, Public Grievance, Pension, Government of India, GOI, I am required to submit General EWS certificate issued on or after 1st January. Since I have not been able to collect the said certificate, I may kindly be allowed to write NEET UG 2022 provisionally. I hereby declare that I will upload a fresh certificate at the time of reporting after seat allocation. परेशान मत होइए, पागल हुए जा रहे हैं काफी लोग, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं, किससे लाऊं। सेम चीज ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, लिस्ट जो है ओबीसी एनसीएल की, उसका लिंक हमने नीट पैप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगेन देख लीजिए। इन ल्यू ऑफ जो उन्होंने बोला था, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इसके बाद है, हाँ देखो यहां पे इन्होंने डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, इन लिeu ऑफ का मतलब ये नहीं है तो उसकी जगह वो कर दे, है ना। इसमें भी इन्होंने बोला है कि प्रोविजनली मुझे अपीयर करने दो,
और रिपोर्टिंग के टाइम पे मैं दे दूंगा। अब इसमें एक सवाल आता है, इन्होंने बोला है कि यदि आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए यू विल बी ट्रीटेड इन जनरल कैटेगरी। यदि आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं तो आपकी फीस जनरल कैटेगरी तो ज़्यादा है, ओबीसी एनसीएल की कम है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ज़्यादा वाली फीस भर दीजिए, जिससे फीस का पंगा ना रहे कि 100 रुपये के लिए ना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई गाइस, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने इस वाले वीडियो में दो चीज़ें कवर की, एक तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कवर कर दिया, जो 2022 का एग्जाम नहीं लिख रहे वो भी ये समझ सकते हैं दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लार्जली रिमेन द सेम। दूसरा मैंने कोड का बता दिया, दिस इज एक्सट्रीमली अनोइंग, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये लकीर के फकीर वाली कहानी है। प्राइवेट कैंडिडेट्स का भी जो FAQ आया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसमें उन्होंने लिखा प्राइवेट कैंडिडेट नॉट अलाउड, बट कोर्ट ने कहा हुआ है कि अलाउ कर दो। भाई बोल ही दो ना, अलाउ कर दो, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि यदि आपके पास OBC NCL का सर्टिफिकेट और EWS वगैरह का सर्टिफिकेट नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एक डिक्लेरेशन हाथ से लिखा हुआ साइन किया हुआ सबमिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और आप बाद में सीट आपको अलॉट हो जाए रिपोर्ट करें, उस टाइम पे आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। कोई सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैं 100% श्योर हूं कि यहां पे जो ज्यादातर सवाल हैं वो कोड के बारे में होंगे, बट होपफुली आपको कोड की कहानी समझ आ गई होगी। परेशान मत होइए, कोड के चक्कर में आपका कैंडिडेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज नॉट अ सीवियर मिस्टेक यदि आप कोड 1 की जगह 2 डाल देते हैं। सॉरी 1 तो ऑब्वियस है, पर ये वाले जो कंफ्यूजिंग कोड्स हैं ये सारे, इनकी जगह आप 2 डाल देते हैं, मेरे हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।